हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपको लॉन्ग सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना बता रहे हैं और इसी सीरीज़ में हम आपको आज बताने वाले हैं कि आप पार्टिसिपल का यूज करके लॉन्ग सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें पूरे डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि पार्टिसिपल होता क्या है, तो पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, किसी एक नाउन के लिए एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें फ्यूचर नहीं होता है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये 3 पार्टिसिपल होते हैं। और सबसे पहले अगर बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगर हम पहचान देखें तो जो आपको सेंटेंस दिया गया होगा, जो सेंटेंस आपको बोलना है, उसका आप सिचुएशन समझिए कि जब भी पहला काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ, जैसे पहला काम हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा काम हो गया। जैसे मान लेते हैं कि शोर सुनकर वह जाग गया, या फिर सांप को देखकर वह डर गया। तो अगर कोई सांप को देखेगा तो अगर उसे डरना होगा तो तुरंत डर जाएगा, यानी कि सांप को देखने के 10 मिनट बाद डरेगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। जो सेंटेंस हमारा है कि सांप को देखकर वह डर गया, तो जैसे ही सांप को देखा तुरंत डर गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए। और अगला सिचुएशन इसका हम देखते हैं कि जब भी जो दूसरा वाला एक्शन है, दूसरा जो एक्शन है वो पहले पे अगर डिपेंड होगा, दूसरा एक्शन अगर पहले वाले एक्शन पर डिपेंड होगा, यानी कि दूसरे एक्शन को करने के लिए पहला वाला एक्शन किया गया होगा, तो वहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हमें करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि आगरा जाकर मैंने ताजमहल देखा, आगरा जाकर मैंने ताजमहल देखा। तो यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि ताजमहल देखने के लिए वो आगरा गया, अगर वो आगरा नहीं जाता तो ताजमहल नहीं देखता। तो यहाँ भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा यूज इसका, जब भी किसी एक रीज़न की बात होती है, एक कारण की बात होगी, जैसे भूख लगने के कारण मैंने खाना खाया, या फिर अंधे होने के नाते वह देख नहीं सकता है। तो इस तरह से जब रीज़न का बोध होता है तो यहाँ भी आपको पार्टिसिपल का यूज़ करना होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसके बाद फ्रेंड्स, इसका चौथा सिचुएशन होता है कि जब भी आप किसी को कुछ करते हुए देखें, सुने या फिर पाएंगे, तो वहाँ भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कल तुम्हारे बेटे को चौराहे पर सिगरेट पीते हुए देखा, मैंने कल तुम्हारे बेटे को चौराहे पर सिगरेट पीते हुए देखा। तो यहाँ पे किसी को कुछ करते हुए देखा गया, तो यहाँ भी हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना होता है। और इसका जो रूल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, रूल क्या है कि इसमें सबसे पहले हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं। अक्सर ऐसा होता है, सभी जगहों पे ऐसा नहीं होगा, जनरली ऐसा होता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ हम पहले करते हैं और इसके बाद इस वर्ब से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखते हैं। और इसके बाद हम कॉमा लगा के जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो जिस टेंस में है, टेंस के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट कर देते हैं कॉमा लगाने के बाद। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स अक्सर सेंटेंसेस में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी जगहों पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज केवल इसी आधार पे होगा। अब इसके हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है कि चाक उठाकर अध्यापक ने लिखना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। अब ये सेंटेंस आप देखिए कि चाक उठाकर अध्यापक ने लिखना शुरू कर दिया। अब देखिए इसमें जो दोनों एक्शन हुए, चाक उठाने का और लिखने का, ये दोनों एक्शन के बीच में ज़्यादा टाइम का गैप हमें नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। वर्ब इसमें क्या है, उठाना। यहाँ पे पार्टिसिपल का पहचान है कि इसमें जो हिंदी वाला सेंटेंस होगा उसमें कर, करके या फिर हुए आ जाता है। इसका पहचान क्या है कि हिंदी वाले वाक्य में कर, करके या फिर हुए जरूर आता है। तो इसमें देखिए किस वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म को पहले लिखेंगे, जिस वर्ब में कर, करके या हुए आया होगा। अब इसमें देखिए उठा कर, इसमें उठाना में कर आया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी होगी। तो उठाना की अंग्रेजी क्या होती है, पिकअप, तो हम इसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे पिकिंग अप, ये हो जाएगा पिकिंग अप। अब इसके बाद क्या उठाकर, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्या है, चाक है, तो पिकिंग अप द पीस ऑफ
द पीस ऑफ चाक, पिकिंग अप द पीस ऑफ चाक यानी कि चाक उठाकर, अब अध्यापक ने लिखना शुरू कर दिया, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें अध्यापक ने लिखना शुरू कर दिया। तो अब कॉमा लगा के हम ये सब्जेक्ट लिखेंगे अध्यापक यहाँ पे, तो हो जाएगा द टीचर, द टीचर। अब लिखना शुरू कर दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो शुरू करना की अंग्रेजी स्टार्ट होती है, इसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे स्टार्टेड, और लिखना के लिए यहाँ पे हम राइटिंग का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए स्टार्ट और स्टॉप के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो हो जाएगा पिकिंग अप द पीस ऑफ चाक द टीचर स्टार्टेड राइटिंग। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होगा, इसके और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हमारा इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है ये हमें इसमें ढूंढना होगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग पूजा करते हैं, ये हमारा इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, लोग पूजा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा पीपल, पूजा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि पीपल यहाँ पे प्लूरल है। तो हो जाएगा पीपल वर्शिप, लोग पूजा करते हैं। अब किसकी पूजा करते हैं, उगते हुए सूरज की। तो सूरज यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, और कैसे सूरज की पूजा करते हैं, उगते हुए सूरज की। तो उगता हुआ ये जो है, ये सूरज के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ भी हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। और एडजेक्टिव का यूज अक्सर कहाँ पे होता है, जो नाउन है, नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। जैसे अब ब्लाइंड मैन हो गया, तो इसमें नाउन है मैन, मैन के ठीक पहले आया ब्लाइंड। उसी तरह से यहाँ पे हमें नाउन के ठीक पहले इसका यूज करना है। पीपल वर्शिप राइजिंग, यहाँ पे हम द का यूज कर देंगे, क्योंकि सन के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। तो हो जाएगा द राइजिंग सन। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, पीपल वर्शिप द राइजिंग सन, यानी कि लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम और एग्जांपल इसके देख लेते हैं, जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म बीच में आती है, जिसमें किसी को कुछ करते हुए देखा, पाया या फिर सुना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि मैंने कमरे में किसी को फूट फूट कर रोते हुए सुना। मैंने कमरे में किसी को फूट फूट कर रोते हुए सुना। तो यहाँ पे किसी को कुछ करते हुए सुना गया है। तो सबसे पहले किसने किसे सुना, या किसने किसे देखा, किसने किसे पाया, ये लगा के आप क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको इसका प्रिंसिपल क्लॉज मिल जाएगा। तो यहाँ पे सुनने की बात हो रही है, तो हम क्वेश्चन करेंगे किसने किसे सुना। तो आंसर क्या मिला, मैंने किसी को सुना। तो सबसे पहले आप इतना ही ट्रांसलेट करेंगे, मैंने किसी को सुना, तो क्या हो जाएगा, आई हर्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आई हर्ड समवन, मैंने किसी को सुना। अब क्या करते हुए, फूट फूट कर रोते हुए। तो रोते हुए यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्राइंग या फिर वीपिंग कर सकते हैं, क्राइंग। फूट फूट कर के लिए बिटरली का यूज हम करते हैं, आई हर्ड समवन क्राइंग बिटरली, मैंने किसी को फूट फूट कर रोते हुए सुना कमरे में, तो यहाँ पे हो जाएगा इन द रूम। तो इस तरह से देखिए आप, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हमने इसको ट्रांसलेट किया, आई हर्ड समवन क्राइंग बिटरली इन द रूम। और ऐसे सेंटेंसेस में आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो क्राइंग, जो हमारा ये दूसरा एक्शन हो रहा है फूट फूट कर रोने का, ये किसके द्वारा हो रहा है, किसी के द्वारा, यानी कि इसमें सब्जेक्ट है समवन, इसके द्वारा काम हो रहा है क्राइंग करने का। तो जो हमारा सब्जेक्ट है और जो वर्ब है ये पास में ही होने चाहिए, इसके बीच में कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। और कहीं पे अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें इसको साथ में नहीं रखा जा सकता है, तो उसको आप बाद में भी कर सकते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आप बाद में भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि जब भी सेंटेंस में एक रीजन, एक कारण का बोध होगा, तो वहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल है कि बहुत थका होने के कारण वह एक पेड़ की छाया में बैठ गया। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एक कारण का बोध हो रहा है कि वह पेड़ की छाया में क्यों बैठ गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो यहाँ भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे यहाँ पे कोई एक वर्ब नहीं होगा, एक एक्शन वर्ब नहीं होगा, वहाँ पे आपको बीइंग से स्टार्ट करना होगा सेंटेंस को, क्योंकि होने के नाते यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या है, होना है।
और होना की अंग्रेजी बी होती है, तो बी में हम आईएनजी ऐड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा बीइंग। अब क्या होने के कारण, बहुत थका, यानी कि वेरी टायर्ड, बीइंग वेरी टायर्ड, बहुत थका होने के कारण। अब इसके बाद हमारा प्रिंसिपल क्लॉज इसमें है कि वह एक पेड़ की छाया में बैठ गया, तो वह बैठ गया, ही सैट, पास्ट इंडेफिनिट है ये, तो ही सैट। अब एक पेड़ की छाया में, तो इन द शेड, इन द शेड ऑफ अ ट्री। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि बीइंग वेरी टायर्ड ही सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके लॉन्ग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस आपको देखने हैं तो आप इसके फर्स्ट वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको लॉन्ग सेंटेंसेस, यानी कि इससे भी ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस को बताया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे कर सकते हैं। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये भी एक एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम करती है, और इसीलिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं इसको डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। आपने ज़रूर सुना होगा डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? यही नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जिसमें इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल आते हैं। तो ये तीनों चीज़ें डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहलाती हैं, क्योंकि जो इन्फिनेटिव और जेरंड है ये एक वर्ब होते हुए एक नाउन का काम करता है, वर्ब है और नाउन का काम करता है। और जो पार्टिसिपल है ये एक वर्ब है और एक एडजेक्टिव का काम करता है, इसीलिए इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल के कुछ एग्जाम्पल्स। तो सेंटेंस हमारा है कि बाजार जाते हुए मैंने रास्ते में एक घायल चिड़िया को देखा। अब यहाँ पे देखिए हुए आ गया, ये बाजार जा भी रहा है और रास्ते में चिड़िया को देख भी लिया, दो काम यहाँ पे एक साथ हो गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन अब मैंने किसे देखा? एक घायल चिड़िया को देखा। वो चिड़िया कैसी थी? घायल थी। और घायल के लिए हम किसका यूज करते हैं? घायल के लिए आप इंजर्ड का यूज कर सकते हैं या फिर वुंडेड का यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और घायल चिड़िया कैसी है? घायल है, ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जब एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि इसमें पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज हमें करना है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज होगा, क्योंकि इसमें दो काम एक साथ हुआ है। बाजार जा भी रहा है, रास्ते में चिड़िया को देख भी लिया। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो बाजार जाते हुए, जिसमें कर करके या हुए आया, उसी की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा गोइंग, बाजार जाते हुए है तो टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। अब इसके बाद कॉमा लगा कि मैंने रास्ते में देखा, मैंने देखा तो हो जाएगा आई सॉ, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने देखा, आई सॉ, किसे देखा? एक घायल चिड़िया को, यानी कि अ वुंडेड बर्ड, अ वुंडेड बर्ड। और कहां पे देखा? रास्ते में, तो ऑन द वे हो जाएगा, ऑन द वे। गोइंग टू मार्केट आई सॉ अ वुंडेड बर्ड ऑन द वे। बाजार जाते हुए मैंने रास्ते में घायल चिड़िया को देखा। तो यहाँ पे जो वुंडेड आया हुआ है ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये बर्ड के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देख लेते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे जला हुआ बच्चा, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। यानी कि एक बच्चा जब आग से जल जाता है तो वो उसके बाद जब भी कभी आग को देखता है तो उससे डरता है। तो जला हुआ बच्चा आग से डरता है। तो कैसा बच्चा आग से डरता है? जला हुआ बच्चा। तो देखिए यहाँ पे जो जला हुआ आया ये इस बच्चे के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? बर्न्ड का यूज करेंगे। जो बर्न वर्ड है, बर्न का मतलब जलना होता है, इसका थर्ड फॉर्म हमें यूज करना होगा। तो इसमें सब्जेक्ट ही है जला हुआ बच्चा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर देंगे अ बर्न्ड चाइल्ड, अ बर्न्ड चाइल्ड, एक जला हुआ बच्चा। तो यहाँ पे देखिए इसके पहले हमने बर्न्ड का यूज किया हुआ है, ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पे आग से डरता है, डरना की अंग्रेजी ड्रेड होती है, और इसमें हम एस ऐड करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसमें एस ऐड हो जाएगा, इसका सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स, किससे डरता है? आग से, द फायर। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, मुरझाए हुए फूल
सुंदर नहीं लगते हैं, सुंदर नहीं लगते हैं। मुरझाए हुए फूल सुंदर नहीं लगते हैं। तो कैसे फूल? मुरझाए हुए फूल, इसमें हुए भी आ गया, तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल है और ये फूल कैसे हैं? मुरझाए हुए हैं। मुरझाना की अंग्रेजी फेड होती है और फेड का यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना होगा, तो क्या हो जाएगा? फेडेड। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें है मुरझाए हुए फूल, तो इसके लिए हम लिखेंगे फेडेड फ्लावर्स, फेडेड फ्लावर्स, मुरझाए हुए फूल सुंदर नहीं लगते हैं। अब यहाँ पे हम लगना के लिए किसका यूज करेंगे? इसमें देखने में लगते हैं, यहाँ पे लुक का यूज हमें करना होगा क्योंकि देखने में लगते हैं, तो यहाँ पे हम लगना के लिए लुक का यूज करेंगे। फेडेड फ्लावर्स डू नॉट नहीं लगते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो डू नॉट आएगा क्योंकि फ्लावर्स यहाँ पे प्लूरल है, तो डू नॉट लुक नहीं लगते हैं। क्या नहीं लगते हैं? सुंदर, ब्यूटीफुल। अब सेंटेंस हमारा बन गया कि फेडेड फ्लावर्स डू नॉट लुक ब्यूटीफुल, मुरझाए हुए फूल सुंदर नहीं लगते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके आप सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से क्लियर है कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, यानी कि जब इसमें पहला काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तब दूसरा काम होता है, और दोनों कामों के बीच में कुछ टाइम का गैप भी रहता है। जब पहला काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब दूसरा काम इसमें होता है, और दोनों कामों के बीच में कुछ समय का गैप भी रहता है। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने हैं या फिर आपको ट्रांसलेट करना है तो आपको समझ जाना है कि इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। और इसका रूल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में हम सबसे पहले हैविंग का यूज़ करते हैं, और यहाँ भी वही तरीका हमें अपनाना है कि जिस वर्ब में कर, करके या हुए आता है उसी के पहले हमें हैविंग का यूज़ करना है, और उसके बाद उस वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लिखनी होगी, क्योंकि हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट होने पर। तो हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और इस वर्ब से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होगा उसको भी लिख देंगे, और फिर कॉमा लगाने के बाद जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है उसको हमें लिखना होगा। प्रिंसिपल क्लॉज जिस टेंस में उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करना है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे स्नान करके मेरी मम्मी ने खाना बनाना शुरू किया। तो अब जाहिर सी बात है कि स्नान करने का काम जब कंप्लीट हो जाएगा तभी दूसरा कोई काम कोई करेगा। तो यानी कि इसमें जब पहला काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया तब दूसरा काम हुआ है, तो यहाँ पे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। और स्नान करके है, सबसे पहले आप इसमें हैविंग का यूज़ कर देंगे, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, हैविंग टेकन अ बाथ, स्नान करके। अब इसके बाद देखिए मेरी मम्मी ने खाना बनाना शुरू किया, ये यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट है मेरी मम्मी तो हो जाएगा माई मदर, माई मदर। शुरू किया तो इसके लिए स्टार्टेड का यूज़ करेंगे, माई मदर स्टार्टेड। खाना बनाना यानी कि कुकिंग स्टार्टेड है तो यहाँ पे वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी कुकिंग फूड। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि हैविंग टेकन अ बाथ माई मदर स्टार्टेड कुकिंग फूड। शहर में मकान बनाकर उसने अपना गांव छोड़ दिया, यानी कि जब शहर में मकान बनवा लिया तो गांव छोड़ के वो शहर में ही जाके बस गया। तो यहाँ पे है कि शहर में मकान बनाकर उसने अपना गांव छोड़ दिया, इसमें बनाकर, इसमें कर आया हुआ है, और जाहिर सी बात है जब घर बनाने का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया तब उसने गांव छोड़ा। तो यहाँ भी हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना होगा। सबसे पहले इसमें हैविंग आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बना कर है, घर बनाने के लिए बिल्ड का यूज़ करते हैं और इसका थर्ड फॉर्म बिल्ट हो जाएगा। तो हैविंग बिल्ट अ हाउस, घर बनाकर, मकान बनाकर, हैविंग बिल्ट अ हाउस शहर में, इन द सिटी, इन द सिटी। अब उसने अपना गांव छोड़ दिया, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया अपना गांव, हिज विलेज। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि अध्यापक के द्वारा पीटे जाकर उसने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। अध्यापक के द्वारा पीटे जाने पर उसने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अध्यापक के द्वारा पीटे जाकर, ये इसमें पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। पीटे जाकर, उसने नहीं पीटा बल्कि वो पीटा गया अध्यापक के द्वारा। तो ये जो हमारा फ्रेज है ये पैसिव वॉइस में है। तो जब पैसिव वॉइस में रहेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल अगर पैसिव वॉइस में है तो आपको क्या करना है, हैविंग के बाद आपको बीन का यूज कर देना है।
हैविंग बीन के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में है, तो सबसे पहले यहाँ भी हमें हैविंग का यूज़ करना होगा, लेकिन अब इसके बाद हमें बीन का यूज़ करना होगा। हैविंग बीन, अब पीटे जाकर तो बीटन, हैविंग बीन बीटन बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा है तो बाय द टीचर हो जाएगा। अध्यापक के द्वारा पीटे जाने पर तो हैविंग बीन बीटन बाय द टीचर, ये यहाँ पे पैसिव वॉइस से के रूल से इसको बनाया गया है। इसके पैसिव वॉइस में हैविंग के बाद आपको बीन लगा देना है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये हो गया हैविंग बीन बीटन बाय द टीचर। अब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज इसमें क्या है कि उसने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया, तो उसने स्कूल छोड़ दिया यानी कि ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, ही लेफ्ट स्कूल, उसने स्कूल छोड़ दिया हमेशा के लिए। इसके लिए यहाँ पे आप फॉर एवर का यूज़ कर सकते हैं या फिर फॉर गुड का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर गुड का भी मतलब होता है हमेशा के लिए। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि हैविंग बीन बीटन बाय द टीचर ही लेफ्ट स्कूल फॉर गुड। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम पार्टिसिपल का यूज़ करके प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, इन तीनों पार्टिसिपल का यूज़ करके लॉन्ग सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है जिसे आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।